हेलो दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं आपके पास आई हूँ एक चैप्टर लेके। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जो आप देख ही सकते हैं। ये क्लास 12 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है और इसको लिखा है अल्फोंसो डॉडेट के द्वारा, जो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वार। तो आपको ये स्टोरी बताने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि फ्रैंको प्रूशियन वार, ये स्टोरी लिखी गई थी फ्रैंको प्रूशियन वार के टाइम पे, जो 1870 से 1871 के बीच में लड़ी गई थी। तो यहाँ पे फ्रैंको प्रूशियन वार हुआ था, जो फ्रांस और प्रूशिया के बीच में लड़ा गया था। तो जहाँ पे प्रूशिया जीत गया था और फ्रांस हार गया था। और प्रूशिया उस टाइम पे, अभी प्रूशिया एग्जिस्ट नहीं करता। प्रूशिया उस टाइम पे जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया मिला के बोला जाता था। अभी सब अलग अलग हो गए हैं, आपको जैसे दिखाई दे रहा है। सो इन विच फ्रांस was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and past Austria. आपको जैसे पता चल रहा है, मैंने जैसे बोला। तो यहाँ पे क्या हुआ, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस स्टोरी, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। आपको पता लग रहा है कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स है, मैंने आपको पहले ही बोला, जो फ्रांस है हमारा, वो प्रूशिया से हार चुका है। और जो फ्रेंच के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे, एल्सेस और लोरेन, वो प्रूशिया के हाथों चला गया है। तो आइए आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जब वार हुआ था, तो उसका जो साइड इफेक्ट था वो एक स्कूल पे कैसे पड़ा। मतलब एक स्कूल जो फ्रांस में था, जब फ्रांस प्रूशिया से हार गया, जब प्रूशिया के हाथों में फ्रांस चला गया, तो उस स्कूल में कैसा कैसा इफेक्ट पड़ा इस वार की वजह से। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस है या फिर कुछ फ्रेजेस है जो हमें वक्त मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, because, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. ये जो हमारे ऑथर है, वो सुबह बहुत देर से उठे हैं और वो उनको लग रहा था, डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा, वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, कि उनको अभी बहुत जोर की डांट पड़ने वाली है। क्योंकि जो मिस्टर एम हैमल है, मतलब जो उनके टीचर है, उन्होंने बोला था कि वो उनको पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे। एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और जो हमारे ऑथर है, उनको उनका पहला वर्ड भी नहीं पता था, मतलब पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं पता था। और वो ऐसे ही बहुत देरी से उठा है स्कूल के लिए, इसीलिए उसको बहुत डर लग रहा था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो हमारे जो ऑथर है, उनको एक मोमेंट के लिए लगा, छोड़ देते हैं आज को, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, हम आज को बाहर ही घूम लेते हैं, फिर चले जाएंगे घर। कि बाहर जो था, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। बाहर इतना हल्का गर्मी था, इतना ग्लोइंग दिन था। उसको लग रहा था बाहर दिन ही गुजार लेते हैं, अच्छा आएगा, मजा आएगा, स्कूल में जाएंगे तो डांट पड़ेगा। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। जो बर्ड्स थे वो आवाज कर रही थी वुड्स में। और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो फ्रांस था, अभी प्रूशिया जीत गया था, तो प्रूशियन सोल्जर्स वो जो सॉ मिल के पीछे कुछ ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। रूल से ज्यादा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। कितना अच्छा आवाज आ रहा था, बर्ड्स आवाज कर रही थी, फिर थोड़ा सा हल्का दिन था, ज्यादा गर्मी भी नहीं था, बहुत ग्लोइंग दिन था। उसको लग रहा था स्कूल जाएंगे फिर डांट पड़ेगी, फिर टीचर बोलेगा, और मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, पार्टिसिपल्स भी नहीं पढ़ा, तो मैं क्या करता हूँ, आज का दिन बाहर ही गुजार लेता हूँ, मजा आएगा, ऐसा वो सोच रहा था। मगर पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा तो याद रखने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। मगर जो हमारे ऑथर थे, उनको रेजिस्ट करने की क्षमता ज़्यादा थी इससे, मतलब बाहर के बैकग्राउंड से उनको रेजिस्ट करने की क्षमता ज़्यादा थी। तो इसीलिए उसने सोचा, अरे छोड़ो, चले ही जाते हैं स्कूल। और एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और वो जल्दी जल्दी स्कूल चला गया। When I had passed down the town hall, there was crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा था, तो उसने देखा एक क्राउड है बुलेटिन बोर्ड के सामने। For the last 2 years, all our bad news had come from there. जब ये फ्रैंको प्रूशियन वार चल रहा था, तब से लेकर अभी तक जितने भी खराब न्यूज आए हैं प्रूशिया के लिए, फ्रांस के लिए, प्रूशिया प्रूशिया के द्वारा या फिर कुछ भी लड़ाई के द्वारा,
तो वो सब इसी बुलेटिन बोर्ड से शोकेस होता था। तो द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो उसको लगा चलो जितने भी हारे हुए बैटल्स या फिर कुछ भी नया रूल, कुछ भी नया हुआ, कोई ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर नया ऑर्डर्स रख रहे हैं फ्रांस में, वो सभी इस बुलेटिन बोर्ड के द्वारा पास होते थे, मतलब कॉमन पीपल। फिर नहीं सोचा अब क्या ही बुरा हो सकता है। फिर then as I hurried as by as fast as I could, the blacksmith, the watcher who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me. तो जैसे ही मैं बहुत तेजी से जा रहा था, वहां पे जो ब्लैक थे, जो वाचर थे, और उनके जो अप्रेंटिस थे, विद वाचर के विद अप्रेंटिस थे, जो बुलेटिन पढ़ रहे थे, वो मुझे बोले, इतना जल्दी मत जाओ बच्चे, स्कूल में बहुत देरी है, तुम जाओ, तुम ठीक से पहुंच जाओगे, ऐसे उसने बोला। एंड आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो उसको लगा अभी तुम्हारे ये लोग मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, चलो देख ही लेते हैं। एंड रिच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। वो हाँफते हाँफते मिस्टर एम हैमल के गार्डन पर पहुंचा। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल। जब स्कूल शुरू होता था बहुत शोर होता है, मतलब बच्चे बहुत बात करते थे, शोर शराबा करते थे वो लोग। मगर जब आज वो स्कूल गया तब ऐसा कुछ नहीं था। When the school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. मतलब जो आवाज होता था वो बाहर स्ट्रीट तक, रास्ते तक सुनाई देता था। The opening and closing of decks, lessons repeated in unison, मतलब सब मिलके एक साथ दोहरा रहे हैं चैप्टर, वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। सब कान में हाथ रख के मतलब जोर से बोल रहे हैं, जोर जोर से याद कर रहे हैं, एक ही चैप्टर दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, जैसे अच्छे से समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर धड़ाम धड़ाम से टेबल में, हर एक टेबल में एक बार करके मारते जा रही है। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल। पर मगर जब आज ऑथर वहां पे पहुंचा तब बहुत शांत था, ऐसा कुछ आवाज ही नहीं था। उसको लगा क्या हुआ, आज कोई आवाज नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। उसको लगा आज तो शांत है, मैं चुपचाप जाके अपने डेस्क पे बैठ जाता हूँ, कोई मुझे नहीं देख पाएगा, और एम एम एल भी मुझे नहीं डांटेंगे, मतलब उनके जो टीचर हैं जो पार्टिसिपल्स पूछने वाले हैं उनके नज़र में भी नहीं आऊंगा और मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी। तो वो क्या किया, वहां पे जाके धीरे धीरे बैठ गया। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। मगर उस दिन ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो नॉर्मल कोई स्कूल का डे है। वो ऐसे लग रहा है कि कोई संडे मॉर्निंग है, मतलब जैसे स्कूल नहीं होता है जिस दिन, वैसे टाइप का लग रहा है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासेस ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो वो क्या किया, चुपके से देखा विंडो से कि सब क्या कर रहे हैं। आज मैंने सोचा चुपके जाके बैठ जाऊंगा, मगर अभी तो कोई आवाज ही नहीं है, शायद कोई आया ही नहीं है स्कूल, ऐसा वो सोचा। मगर जब वो विंडो से देखा तो उसको पता चला सब स्टूडेंट्स अपने क्लासेस, मतलब सब उसके क्लासमेट अपने अपने प्लेस पे बैठे हुए हैं, और एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमिल है वो ऊपर जा रहे हैं चलते चलते और फिर स्टूडेंट्स की तरफ आ रहे हैं, ऐसे अप एंड डाउन वो कर रहे हैं पूरा रास्ता जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और उसके हाथ में एक आयरन रूलर के अंदर, मतलब जो वो आर्म के अंदर दबा के, एक आयरन रूलर रखा हुआ है, मतलब आर्म के अंदर दबा के उसके बाद वो ऐसे चल रहा है, वॉकिंग अप एंड डाउन। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। उसको लगा मुझे दरवाजा खोल के, जैसे वो उसने पहले सोचा था, दरवाजा खोल के चुपके से बैठ जाऊंगा जब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। उसको लग रहा है, मतलब वो बता रहा है, आप सबको पता ही लग रहा है मैं कितना डरा हुआ था उस दिन, और कितना ही डर गया था कि एम हैमल मुझे पूछेंगे, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, इतना सारा टेंशन। और फिर मुझे चुपके से जाके बैठना है जैसे कोई मुझे देख नहीं पाए, अगर मुझे कोई देख लेगा तो फिर मुझे क्वेश्चंस पूछेगा और मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए उसको लगा चुपके से जाके बैठ जाना। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी। मगर मैंने जब अंदर जाने की कोशिश की कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तो एम हैमल ने मुझे बोला, जाओ फ्रांस, अपने सीट पे बैठ जाओ, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। हम लोग ये चैप्टर तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, मगर तुम आ गए हो, अच्छा हुआ, जल्दी आओ, जल्दी जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ।
I jumped over the bench and sat down at my desk. मैंने बेंच जंप किया और अपने डेस्क पे जाके बैठ गया. Not till then when I had got a little over my fright. मैं डर गया था. वो I had got a little over मतलब थोड़ा सा ही मेरा डर कम हुआ था. Did I see our teacher had on his beautiful green coat? ये जो beautiful green coat है ये जो एम हैमल है वो कुछ स्पेशल दिनों में ही पहनते हैं, ऐसे हर दिन नहीं पहन के आते. तो उसको लगा ये कि वही ब्यूटीफुल कोट है, ग्रीन कोट, जो आज मतलब मिस्टर एम हैमल पहन के आए हैं, विथ हिज फ्रिल्ड शर्ट and his little black silk cap all embroidered that he never owned except on inspection and prize days. ये वो inspection और prize दिनों के अलावा कभी नहीं पहनता. मतलब ये जो ड्रेस है ये वाला ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, his frilled shirt, little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. मतलब ये सब के साइड में भी मतलब एम हैमल इतना रेडी होके आए हैं, आज इंस्पेक्शन भी नहीं है, प्राइज वाला दिन भी नहीं है, और पूरा स्कूल शांत है, कोई आवाज नहीं है, हसल नहीं है, बसल नहीं, कुछ नहीं है, पूरा शांत है. और फिर उसको लगा क्या हुआ आज को, क्या पता. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. मगर ऑथर को ये सबसे भी ज्यादा हैरान किया कुछ ऐसा चीज, मतलब जो उसने कभी सोचा ही नहीं. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. उसको लगा विलेज पीपल मतलब जो बूढ़े हैं, जो काम करते हैं, कोई वॉचमैन होगा, कोई जो पहले देखे हैं आपने, वैसे ही कोई कोई जो डेली काम करते, वो लोग सीट में बैठे हुए थे, बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे. ये देख के मतलब ऑथर पूरा हैरान हो गया, बाकी सब छोड़ के. उसको लगा द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हमारे जैसे वो लोग बैठे हैं. ओल्ड हॉसर विथ हिज ग्रीन कॉर्नर हैट, द फॉर्मर मेयर, मेयर बैठा हुआ है, हॉसर बैठा हुआ है, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. सब ऐसे ही बैठे हुए. एवरीबडी लुक्ड एंड सैड. जो सब थे वो बहुत सैड थे, दुखी हुए थे. And Hauser had bought a old primer thumbed at the edges. और हमारे जो हॉसर थे उसने एक ओल्ड प्राइमर लाया था, thumbed at the edges, and he held it open on his knees. और वो अपने नीजों पे मतलब नीज पे वो खोल के बैठा हुआ था, with his great spectacles lying across the pages. मतलब वो अपने स्पेक्टिकल्स पहन के वो प्राइमर लेके अपने पैर पे बैठा हुआ था. वो उसको देख के मतलब जो हमारे ऑथर थे वो हैरान हो गए कि हॉसर ये क्या कर रहा है, और हमारे फॉर्मर पोस्टमास्टर क्यों है, फिर हमारे मेयर क्यों है, ऐसे उसको लग रहा है. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब हमारे ऑथर सोच रहे थे ये सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, लास्ट बेंचेस भरे क्यों हैं सब मतलब विलेज पीपल से, तब मिस्टर एम हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन which he used which he had used to me said. मतलब वही बोल्ड आवाज में और धीरे से उसने बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव टू यू. मिस्टर एम हैमल बहुत ही दुखी से उन्होंने बोला, मेरे बच्चों ये मेरा लास्ट चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन. तो बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, जर्मन ही पढ़ाया जा सकता है एल्सेस और लोरेन के स्कूल मतलब स्कूल्स में. एल्सेस और लोरेन अभी अब और फ्रांस के अंडर नहीं रहे, ये अब प्रूशिया के अंडर आ चुके हैं, और यहाँ पे मतलब यहाँ के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा. ये उसने बोला अपने धीमे आवाज में. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो तुम लोगों को जर्मन पढ़ाएगा वो कल से आ जाएगा. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो ये तुम लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ तुम लोग बहुत ध्यान से इसे सुनो. What a thunder clap these words were to me. मतलब ये जो वर्ड्स थे जो एम हैमिल ने बोला था ये फ्रांस के ऊपर बिजली की तरह गिरे. ओह दैट रेचेस, दैट वाज
व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। उसको लगा, हाय, यही वो नोटिस था जो उसने टाउन हॉल पे लगाया था, जो मैंने नहीं पढ़ा। मैंने सोचा और क्या ही बुरा हो सकता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मुझे तो पता ही नहीं फ्रेंच लिखना कैसे होता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैं अब कभी सीख भी नहीं पाऊंगा, फ्रांस को ऐसा लगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मुझे उसको लगा मुझे तभी वहाँ पे रुकना चाहिए था, वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ना चाहिए था। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। उसको लगा मैंने क्या किया, मैंने अपने लेसन्स नहीं पढ़े, बर्ड्स एग के पीछे घूमा और स्लाइड डाउन किया, मतलब वो खिलौना जो मतलब जो पार्क में खेलना होता है उसमें स्लाइड किया। माई बुक्स दैट सीम सच अ न्यूसेंस, जो बुक्स मुझे इतने नफरत से मैं देखता था, इतना हेवी लगता था, सो हेवी टू कैरी। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेर ओल्ड फ्रेंड्स। उसको लग रहा है ये तो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, जिसको मैं अभी तक गंदगी समझता था, और मैं इन्हें अब नहीं छोड़ सकता। नाउ दैट आई couldn't गिव अप। उसको लगा मैं इसे कभी नहीं अब छोड़ सकता। एंड एम हैमिल टू, और मैं एम हैमिल को भी नहीं छोड़ सकता, और मैं उन्हें जाने भी नहीं दे सकता। फ्रांस को इतना दुख हुआ ये सोच के कि अब यही ये सब छोड़ देना पड़ेगा। अपने पुराने बुक्स, अपने टीचर, सब नया मिलेगा उसको, जो उसने अभी तक सीखा भी नहीं। उसको लगा था अभी बहुत टाइम है, वो सीख जाएगा, मगर उसने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। द आइडिया दैट he was going away and I should never see him again made me forget about his ruler and how cranky he was. अब मिस्टर एम हैमिल जो चले जा रहे हैं, और वो फ्रांस उसे उन्हें कभी नहीं देख पाएगा, ये सोचकर ही वो उनके रूलर के बारे में और उनके चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब भूल गया। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put up on his fine Sunday clothes. उसको लगा ये उनका लास्ट लेसन है, इसीलिए उसने आज ये संडे क्लोथ्स, मतलब ये अच्छा कपड़ा पहन के आया, मतलब वो ग्रीन कोट, फ्रील्ड शर्ट, वो सब पहन के आया। नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there at the back of the room. उसको लगा अब मुझे समझ में आ रहा है कि विलेज के जो ओल्ड मैन है वो बैक में रूम के बाहर, मतलब पीछे बेंचेस पे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर। उनको लगा कि वो लोग भी सॉरी है, क्योंकि उन्हें जब फ्रांस सीखने का मौका मिला था तब उन्होंने नहीं सीखा फ्रेंच को, उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा, और उनको अब लग रहा है उनको अब स्कूल जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो बहुत दुखी हैं, इसीलिए वो लोग पीछे बेंच पे बैठे हुए हैं। आज लास्ट लेसन जो फ्रेंच के मिस्टर एम हैमिल पढ़ाने वाले हैं वो अटेंड करने आए हैं वो लोग। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वो उनका तरीका था दिखाने का कि हम बहुत थैंकफुल हैं कि आप 40 सालों से हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाए, एंड आर शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और ये एक तरीका था उनको रेस्पेक्ट शो करने का कि अपने कंट्री के लिए, जो अब उनका नहीं रहा, जो अब क्रूशिया के हाथों चला गया है। While I was thinking all of this, I heard my name called. जब मैं ये सब के बारे में सोच रहा था, अचानक से मैंने अपना नाम सुना, and it was my turn to recite. और ये मेरा टाइम था पढ़ने के लिए। What would I I not have given to be able to say that dreadful rule of the participles all through very loud and clear and without any mistake? उसको लगा मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं अगर बहुत सारी गलती करूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा क्लाउड एंड क्लियर विदाउट मिस्टेक्स। बट आई गॉट mixed up onto the first words and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. मगर मैं खड़ा हुआ, मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहीं पे खड़ा रह गया, अपने डेस्क को पकड़े हुए, अपनी हार्ट बीट फास्ट होते हुए। और मैं अपनी नज़रों को टीचर से नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मुझे फ्रेंच पढ़ना नहीं आता था। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little France. You must feel bad enough. मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस,
तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझे पता है। सी हाउस इट, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो कैसा है, हम लोगों ने पहले दिन से अपने आप को कहा है, मतलब जो एम हैमल है ये फ्रांस को बोल रहे हैं, देखो कैसा है, ये हम लोगों ने पहले दिन से हम अपने आप से कहा है बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे। I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see what we have come out. मगर तुमको अब पता चल रहा है हम कहाँ पे हैं। Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. उसको लग रहा है देखो अब क्या करें, एल्सिस ने कल तक पढ़ने का टाइम ही नहीं दिया, कल तक सीखने का टाइम ही नहीं दिया, वो तो कल तक पढ़ाई बंद कर देगी। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. अब बोल रहे हैं, देखो अब ये लोग बोलेंगे, जो प्रूशिया के लोग ये बोलेंगे, तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो और तुम्हें ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है फ्रेंच, अपना लैंग्वेज तो ठीक से तुम बता भी नहीं सकते, और तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो। ऐसा उसने कहा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, मगर तुम वर्स्ट नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस। हैव वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। गलती हम सबसे हुआ है और ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, और तुम अकेले बुरे नहीं हो। योर पेरेंट्स वेर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे उनको इतना ज़्यादा मतलब पड़ी नहीं थी तुम्हें पढ़ाने के लिए, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं थे कि तुम पढ़ लो लिख लो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। उनको लगता था कि तुम थोड़ा काम करोगे तो उनको पैसा मिलेगा, तो उनको लगता था कि तुम थोड़ा फार्म जाओ, मिल्स जाओ, और सो एज टू हैव अ लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा कमाओ। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और मुझे, एम हैमल बोल रहे, और मुझे भी तो ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और मैंने क्या तुम्हें नहीं भेजा फूलों को पानी देने के लिए पढ़ाई की जगह पे। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिडेंट आई जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मुझे मछली पकड़ने जाना था, मैंने क्या तुम लोगों को हॉलीडे नहीं दे दिया था। एंड देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये जो मैप है आपको दिखाई दे रहा है, फ्रांस ये सब है। फ्रांस अब नहीं रहा, कुछ पार्ट्स ऑफ फ्रांस चला गया है। और ये जो एल्सिस और लोरेन है ये चला गया है। और इंग्लिश इन द वर्ल्ड, तो फ्रेंच जो, तो एम हैमल बता रहे हैं हमें कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, एंड वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग सेल्स एंड नेवर फॉरगेट इट। वो हमें अपने अंदर रखना पड़ेगा और कभी भूल नहीं सकते हम। बिकॉज वेन पीपल आर एंसेल्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, मगर जब पीपल मतलब जो हमारे पीपल है, जब उन लोगों को कैद कर लिया जाता है, जब तक उनको अपनी भाषा पता है, इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। इसको लगता था जब तक वो अपनी भाषा बता सकते हैं, भाषा में बातचीत कर सकते हैं, तो उनको लगता था उनके पास चाबी है छूटने की, आज़ादी पाने की। देन ही ओpened अ ग्रामर एंड read us our lesson। जब उनके बाद उसके बाद एम हैमल ने एक चैप्टर खोला ग्रामर का और उसने एक चैप्टर पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। फ्रांस को लगा इतने अच्छे से तो मुझे कभी समझ में नहीं आया जो मुझे आज आ रहा है। All he seemed, all he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully। उसको लगा कितना easy है और मैंने कभी इसको ध्यान से सुना ही नहीं। And that he never explained everything with so much patience। और उसने कभी इतने मतलब इतने शांति से कभी हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं जितने शांति से वो आज पढ़ा रहा है। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। उसको लगा कि एम हैमिल जाने से पहले अपना पूरा ज्ञान जैसे हमें दे कर जाना चाहते हो, क्योंकि कल से वो फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हैंड्स एट वन स्ट्रोक, और वो एक झटके में सब हमें दे देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपी किताबें लेके आए हैं, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सिस फ्रांस। वो जो कॉपीज थे उसमें लिखा हुआ था सुंदर हैंड राइटिंग में, राउंड्स में मतलब
France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of hung from the rod at the top of her desk. उनको लग रहा है ये लिटिल फ्लैग्स है जो उनके डेस्क के टॉप पे एक रॉड से लगा हुआ है. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. सब अपने अपने काम पे लगे. The only sound was the scratching of pens over paper. सब पेन में लिख रहे, सिर्फ वही आवाज गूंज रही है पूरे रूम में और कोई आवाज नहीं, पूरा शांत. Once some beetles flew, but nobody paid attention to them. कुछ कीड़े आए एक बार के लिए, मगर किसी ने एक बार भी देखा भी नहीं उन्हें. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks. जो छोटे थे, एकदम छोटे बच्चे, मतलब जो जस्ट लिखना सीख रहे हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया. एज इफ इट वाज फ्रेंच टू. वो लोग जस्ट खींचना सीख रहे हैं अपने हाथों से, कैसे लिखते हैं. उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया बिटल्स के ऊपर. उन्होंने भी लिखना, उसको लगा यही ये भी फ्रेंच है, ये भी सीखना पड़ेगा. उन लोगों को लगा, उन लोगों को भी पता है कि ये भी सीखना है. ऑन द रूफ द pigeons cooed very low. जो pigeons थे वो आवाज कर रहे थे बहुत धीमे धीमे रूफ पे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द pigeons. तो ऑथर को लगा, क्या pigeons को भी जर्मन भाषा बोलनी पड़ेगी अब? क्या उनकी क्षमता में ये भी है कि अब से वो जर्मन बोलेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless on his chair and gazing first at one thing, then at other. मतलब जब मैंने मुंह उठाया और एम हैमल की तरफ देखा, तो मैंने देखा एम हैमल मतलब बिना हिले बैठे हुए थे और अपने चेयर पे, और एक चीज से एक चीज देखे जा रहे थे. एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. जैसे वो अपने दिमाग में पूरा फिक्स कर लेना चाहते थे कि रूम में एक एक चीज कैसे दिखती है. फैंसी. For the 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. 40 साल से देख रहे हैं, वही जगह पे बैठ रहे हैं और देख रहे हैं उसके रूम के बाहर गार्डन है और क्लास है उनके सामने बैठे हुआ. Just like that, only the desks and the benches had been worn smooth. जो डेस्क और बेंच है वो घिस चुके हैं. द walnut trees in the garden were taller. जो walnut trees छोटे थे वो अब बड़े हो गए हैं. The hop-vine he had planted himself twined about the window. जो hop-vine है वो विंडो से उलझ उलझ के बढ़ रही है ऊपर रूफ की तरह. एंड हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. और मुझे देख के लग रहा था, ये सब देख के उसको कितना दुख हो रहा था, ये सब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा. पुअर मैन. टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव. और हम सुन पा रहे थे जो सिस्टर है उनकी पैकिंग कर रही थी रूम के ऊपर. सब एक सामान यहाँ से वहाँ लेके जा रही थी. पैकिंग दियर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन लोगों को दूसरे ही दिन देश छोड़ना था. बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द लास्ट. मगर उनके उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो हर चैप्टर लास्ट तक सुने. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bee, boo, boo. हम लोग जैसे हमारे लेटर्स पढ़ते हैं ना, उन लोगों के लेटर्स के वर्ड्स हैं ऐसे उन लोग पढ़ते हैं. तो हम लोग लिखने के बाद हिस्ट्री का एक लेसन पढ़े और बेबीज जो थे हमारे क्लास में वो लोग ये सब चैंट कर रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और जो हॉसर थे वो बच्चों की तरह अपने स्पेक्टिकल्स को ठीक से लगाए हुए, अपने प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़े हुए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. लेटर्स उनके साथ प्रोनाउंस कर रहे हैं. यू कुड सी दैट ही was crying. His voice trembled with emotion. वो भी रो रहा था, बहुत रो रहा था. और उसकी जो वॉइस थी वो शेक कर रही थी जब वो रो रहा था. मतलब कुछ वो जब लेसन्स बच्चों की तरह बोल रहे थे तो उनकी जो वॉइस थी वो कांप रही थी. एंड इट वाज सो फनी टू हेयर हिम एंड ऑल वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और उनको उनको सुन के मगर हम लोग भी चाहते थे कि उनके साथ हंसे और रोए. आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, द लास्ट लेसन.
एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तो जो चर्च का क्लॉक था वो जब 12 पे आया तो आवाज़ किया। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Prussians returning from the drill sounded under the windows. Mr. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. मिस्टर एम हैमिल को कितना लंबा लग रहा था। उनका चेहरा जो था वो सूखा पड़ गया था। वो अपनी चेयर से खड़े हुए। I never saw them look him so tall. My friends, said he, I, उनकी जो वॉइस है वो चोक कर रही है, मतलब वो बोल नहीं पा रहे। बट समथिंग चोक्ड हिम एंड ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न ऑन टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक। वो बोलने की कोशिश किए मगर वो बोल नहीं पाए, तो वो क्या किए, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए और एक पीस ऑफ चॉक लिए एंड बियरिंग विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। और अपने हाथों से वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखे, वीवा ला फ्रांस, इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। वो अपना हेड अपने दीवार से, मतलब ऐसे थोड़ा सा दीवार की तरफ अपने हेड को रखे एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। और उन्होंने कुछ भी नहीं बोल के हमें अपने हाथों से दिखाया कि स्कूल डिसमिस हो चुका है और हम सब जा सकते हैं। तो ये ऐसे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आप सब बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लगा और कहाँ पे और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी तो मैं और एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपको और क्या चाहिए। और ये जो मैंने नया सीरीज़ स्टार्ट किया है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको और भी पढ़ाने में मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन। लेट्स कम विद द नेक्स्ट चैप्टर। Until then, bye everyone.